हेलो एवरीवन। हम लिमिटेशन एक्ट कर रहे थे। लिमिटेशन एक्ट 1963 कर रहे थे। हमने सेक्शन कर लिए थे 10। अब हम सेक्शन 11 पे आते हैं, तो देखते हैं सेक्शन 11 क्या कहता है। तो सेक्शन 11 कह रहा है, जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर बात। तो ये कह रहा है जिन राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार है, मतलब ये लिमिटेशन एक्ट लगता है, उन राज्य क्षेत्रों से बाहर कहीं संविदा की गई है तब क्या करेंगे। तो ये कह रहा है जैसे, तो ये पहला क्लॉज कहता है, जम्मू कश्मीर राज्य या विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है संशोधित किए गए बाद इस अधिनियम में अंतर्विष्ट परिसीमा विषय के नियमों के अधीन होंगे। और सेकंड कह रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य गया किसी विदेश में प्रवृत्त परिसीमा विषय कोई भी नियम उस राज्य विदेश में की गई किसी संविदा के अवधारित बाद में जो उक्त राज्य क्षेत्रों में संचित किया गया हो तब के सिवाय प्रतिरक्षा न होगी। तो ये अलग, तो ये कह रहा है, पहला क्लॉज ये कह रहा है कि जिन राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर बात, मतलब जिन ये लिमिटेशन एक्ट लगता है उन जिन राज्य क्षेत्रों पर उनसे बाहर संविधाएं की गई हैं तब क्या किया जाएगा। तो कह रहा है विदेश में या जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर भी इंडिया में ऐड हो गया है, तो अब विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों पर संशोधित किए गए बाद इस अधिनियम के नियमों के अधीन होंगे। तो मतलब ये कह रहा है अगर बाहर भी कहीं भले ही संविदा बाहर की गई हो पर जो संविदा होगी वो जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है उनके नियमों के अधीन होगी। ये पहला कह दिया। सेकंड में बता दिया है कि अगर विदेश में संविदा की गई तो कब प्रतिरक्षाएं मिल सकेंगी। तो ये आगे बता दिए, उस नियम ने उस संविदा को निर्वाहित कर दिया गया हो और पक्षकार ऐसे नियमों विहित काल के दौरान उस राज्य क्षेत्र में विदेश के अधिवासी हो गए हो तो फिर क्या होगी, तो फिर वो नियम मान्य होंगे। वरना ऊपर पहला क्लॉज कह रहा है कि जो संविधाएं बाहर की गई हैं तो वो हमारे लिमिटेशन एक्ट के नियमों के अधीन होंगे। अब आ जाते हैं हम पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड बता रहा है परिसीमा काल की संगणना, मतलब ये कह रहा है कि कैसे टाइम की गणना की जाएगी। तो पहला सेक्शन पहला देखते हैं, सेक्शन 12 क्या कह रहा है। तो सेक्शन 12 कह रहा है विधिक कार्रवाई में समय का अपवर्जन। तो ये कह रहा है जो विधिक कार्रवाई है उसमें समय का अपवर्जन कैसे किया जाएगा। विधिक कार्रवाई में समय का अपवर्जन, हाँ तो अब देखते हैं। पहला क्लॉज कहता है किसी बात अपील या आवेदन। तो कह रहा है पहला सूट बता रहा है, अपील बता रहा है और एप्लीकेशन बता रहा है कि परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाए जिसमें ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है। तो ये कह रहा है जो परिसीमा काल की गणना की जाएगी, चाहे सूट हो, चाहे अपील हो, चाहे एप्लीकेशन हो, उसमें वो दिन निकाल दिया जाएगा जिस दिन से गणना शुरू की गई है। तो पहला क्लॉज कह रहा है। अब सेकंड क्लॉज देखते हैं, किसी अपील के लिए अथवा ऐसे आवेदन के लिए, मतलब अपील के लिए और आवेदन के लिए, ये दो चीज़ों के लिए कह रहा है। ऊपर वाला सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए कह रहा था। तो सेकंड कह रहा है अपील के लिए और एप्लीकेशन के लिए जो अपील की इजाज़त के पुनरीक्षण के या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए या तो पुनरीक्षण के लिए या पुनर्विलोकन के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन जिस दिन से परिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस दिन डिग्री दंडादेश या आदेश की जिसकी अपील की गई थी या जिसका पुनरीक्षण पुनर्विलोकन स्थित था प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपने अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाए। तो ये कह रहा है कि अपील, कोई भी अपील हो या आवेदन हो उसका पुनरीक्षण होना है या पुनर्विलोकन। तो ये कह रहा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इसिप्त था, मतलब करना था, तो उसके लिए प्रतिलिपि लेने में जो सर्टिफाइड कॉपी है उसे लेने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है अपवर्जित कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज कह रहा है जहाँ की किसी डिग्री या आवेदन की अपील की जाती है। अब ये कह रहा है कोई अपील की गई है डिग्री या आवेदन की, या उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इसिप्त है, या तो पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन करना है, या जहाँ की किसी डिग्री या आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन करना है, ठीक है, वह उस निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय क्या कर दिया, अपेक्षित समय उपवर्जित कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई डिग्री है या आदेश की अपील करनी है या पुनरीक्षण पुनर्विलोकन करवाना है तो उसके लिए जो आपको उसके आवेदन के लिए जो प्रतिलिपि की आवश्यकता है, जो सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, उसे लेने में जो समय लगेगा उसे क्या करिए, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है क्लॉज थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ कह रहा है किसी पंचायत के अपास्त किए जाने के लिए आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में पंचायत की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय उपवर्जित कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है हमारा क्लॉज 4।
हाँ, तो ये कह रहा है कोई अवार्ड वगैरह है, अगर उसे अपास करना है तो क्या कह रहा है, किसी पंचायत के अपास किए जाने के आवेदन की परिसीमा काल की, अगर आवेदन करने की जो परिसीमा काल की संगणना करने में, जो पंचायत की प्रतिलिपि प्राप्त करने में, जो अवार्ड की प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने में जो समय लगेगा उसे क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है हमारा क्लॉज 4। तो ये कह रहा है जो समय लगेगा जो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे के सेक्शन में। अब ये सेक्शन कह रहा उन दशाओं में समय का प्रबंध जहाँ के अंकेचन के रूप में बाद लाने या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया है। तो कह रहा उन दशाओं में समय का प्रबंध, उन दशाओं में समय का एक्सक्लूड किया जाना जब अंकेचन मतलब गरीब व्यक्ति होने के लिए अपील अंकेचन के रूप में केस लाने के लिए या अपील करने के लिए या सूट फाइल करने के लिए इजाज़त के लिए कि हम अंकेचन के रूप में केस फाइल कर सकते हैं, इसकी इजाज़त लेने के लिए जो आवेदन किया गया है, आवेदन कर दिया गया है, तब समय का उसमें समय लगेगा, उसका क्या होगा। तो ये कह रहा है जहाँ के अंकेचन के रूप में बाद या अपील करने के लिए इजाज़त के लिए कोई आवेदन किया गया है और वह प्रतिक्षेपित हो गया है और उस बाद या अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया, तो अब एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है, अपील करने के लिए। तो अब उसमें क्या है, अब वो जो अंकेचन के तौर पर केस फाइल करने के लिए वो इजाज़त लेने के लिए आवेदन कर रहा है, तो फिर कह रहा है आवेदन में जो समय लगेगा वो क्या कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है सेक्शन कि तो उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदन उस अनुमति के लिए अपना आवेदन सद्भावनापूर्वक करता रहा है। जो अंकेचन है उसने क्या किया, उतना समय जितना समय उसे अंकेचन के रूप में इजाज़त के लिए आवेदन करने में जो समय लगा है उसे क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये बता रहा है हमारा सेक्शन 13। अब आ जाते हैं हम 14 पे। 14 कह रहा है सेक्शन बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का प्रवर्जन। अब ये कह रहा है कि जिस कोर्ट को अधिकारिता नहीं थी पर उसे पता भी नहीं था, उसने सद्भावनापूर्वक क्या कर दिया, कार्रवाई चल रही थी, कार्रवाई मतलब केस फाइल कर दिया और उसमें कार्रवाई में लगे समय और उसमें जो समय लगा है उसको क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है सेक्शन 14। तो पहला क्लॉज कहता है किसी बाद के परिसीमा काल के संगणना में उतना समय जितने समय के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के चाहे अपील में हो चाहे पुनरीक्षण में न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य सिविल कार्रवाई समय तत्परनामा अभियुक्त करता रहा है, मतलब सिविल कार्रवाई क्या है, करता रहा है, उसे पता ही नहीं था इस कोर्ट में मेरा केस चलना चाहिए या नहीं, वो क्या कह रहा है, सद्भावनापूर्वक अपनी कार्रवाई करता रहा है। अपवर्जित कर दिया जाएगा जहाँ की वह कार्रवाई उसी विवादक विषय से संबंधित हो और सद्भावनापूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी प्रकृति के अन्य हेतु के उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। तो ये कह रहा है सेक्शन कि जो सद्भावनापूर्वक किसी कोर्ट में उसने कार्रवाई केस फाइल कर दिया, वहाँ कार्रवाई चलती रही, अब उसे पता चला कि ये अब उसका क्या हुआ टाइम, अब उसमें जो सद्भावनापूर्वक उस कोर्ट में जो टाइम लगा तो उस टाइम को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है हमारा पहला क्लॉज। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्लॉज कह रहा है किसी आवेदन के परिसीमा काल की गणना में उतना समय जितने के दौरान वादी चाहे प्रथम बार में या अपील चाहे पुनरीक्षण न्यायालय में उसी पक्षकार के विरुद्ध अनुतोष के लिए अन्य सिविल कार्रवाई के समय तत्परता से अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा जहाँ की कार्रवाई सद्भावनापूर्वक ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई थी जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी प्रकृति के अन्य हेतु में ग्रहण असमर्थ था। तो ये कह रहा है ये सेक्शन कि अगर कोई व्यक्ति है उसने क्या किया, केस फाइल कर दिया, चाहे अपील हो चाहे पुनरीक्षण हो या केस फाइल करना हो, उसने किसी कोर्ट में कर दिया और उसे पता नहीं था इस कोर्ट को केस फाइल करना चाहिए या नहीं, उसने सद्भावनापूर्वक कर दिया और उसमें जो टाइम लगा अब जो टाइम दिया था और इसमें एक लिमिट दी होती है केस फाइल करने की या कुछ एक लिमिट दी होती है, तो वो लिमिट क्या है, उस लिमिट में टाइम निकल गया, कुछ टाइम तो उसमें लग गया, जो कार्रवाई सद्भावनापूर्वक उसने दूसरे कोर्ट में कर दी थी। तो अब जो नॉर्मल कोर्ट में करेगा, जो सही कोर्ट है उसमें करेगा, तो फिर क्या होगा, वो जो टाइम वहाँ उसे सद्भावनापूर्वक कार्रवाई करने में जो लगा था दूसरे कोर्ट में, वो क्या कर दिया जाएगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उपवर्जित कर दिया जाएगा। ये कह रहा है सेक्शन 14। अब आ जाते हैं 15 कह रहा है कुछ अन्य मामलों में समय का प्रवर्जन। ये कह रहा है कि कुछ ऐसी मामले हैं जो ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है, टाइम का क्या करें, एक्सक्लूड किया जाता है, तो टाइम का अपवर्जन। हाँ, तो पहला क्लॉज कह रहा है किसी ऐसे बाद या ऐसे किसी डिग्री के निष्पादन के आवेदन के लिए जिसमें संचित या निष्पादित किया जाना किसी भी आदेश या
द्वारा रोक दिया गया हो। तो ये कह रहा है कोई सूट फाइल किया गया था, उसमें कोई आदेश दिया गया है या कोई व्यादेश दे दिया गया है, इंटीरिम ऑर्डर दे दिया गया है या कोई आदेश दे दिया गया है कि क्या कर दिया जाए कि अभी इस केस को रोक दिया जाए, या तो निष्पादन या बाद के या किसी डिग्री के निष्पादन के आवेदन के लिए रोक दिया गया है। तो ये कह रहा तो परिसीमा काल की संगणना में जब वो रोक दिया था उतना समय क्या कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए, उपवर्जित कर दिया जाएगा। तो कह रहा परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने समय में ऐसा भी आदेश या आदेश बना रहा है वह दिन जिस दिन से वह निकाला गया किया गया और उस दिन जिस दिन वह प्रत्याहार किया गया अब वर्जित कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई केस फाइल करना है या डिग्री के निष्पादन में कोई कराना था, अब उसका टाइम था कि इतने टाइम में आपको कराना है। अब उसमें क्या हुआ, कोई इंटरिम ऑर्डर आ गया या कोई ऑर्डर आ गया कि इसको अभी इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, तब वो कार्रवाई रोक दी गई। अब वो टाइम तो चल रहा है ना, तो जो उतने टाइम में उससे कराना था निष्पादन, ठीक है, या केस करना था, तो अब वो रोक दिया गया है। तो अब जितने दिन वो आदेश या आदेश चलेगा उतना दिन उतना टाइम निकाल दिया जाएगा, जिस दिन से चालू हुआ था दिया गया था और जिस दिन से खत्म हुआ था वो इतना टाइम निकाल दिया जाएगा। तो ये कह रहा है उसके बाद वो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज कह रहा है किसी तत्समय प्रबद्ध विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी ऐसे बाद की परिसीमा काल की संगणना में जिसकी सूचना दी गई है जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा सम्मति या मंजूरी अपेक्षित है, ऐसे सूचना की सलाह-अवधि या यथास्थिति ऐसी सहमति अथवा मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय उपवर्जित कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है सेकंड क्लॉज कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें सरकार की या कोई अन्य प्राधिकारी उनकी सहमति लेना ज़रूरी है और उस केस को फाइल करने के लिए एक टाइम है, और या तो फिर वो टाइम क्या कर दिया, अब उसमें क्या है उसकी अनुमति करने में भी टाइम लगेगा सरकार की या कोई अधिकारी है उसकी, तो वो जो सरकार की या कोई अधिकारी उसकी अनुमति लेने में जो टाइम लगेगा वो क्या कर दिया है, उपवर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा उसके बाद क्या करें, वो टाइम निकाल दिया जाएगा और जो बचा हुआ टाइम है उसे जोड़ के बता दिया जाएगा इतना टाइम है, इतने टाइम में आप केस फाइल कर सकते हो। अब आ जाते हैं, हाँ थर्ड देख लेते हैं। क्लॉज थर्ड कह रहा है किसी व्यक्ति की दिवालिया न्याय नियुक्त करने की कार्रवाई में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिसमापक या कार्रवाई के नियुक्त किसी समापक या अंतिम समापक द्वारा किए गए किसी बाद या डिग्री के निष्पादन में आवेदन में परिसीमा काल की संगणना में वह कालावधि उपवर्जित कर दी जाएगी जो ऐसी कार्रवाई की संचित करने की तारीख को प्रारंभ होकर यथास्थिति रिसीवर समापक नियुक्त की तारीख के 3 मास के अवसान के समाप्त होती है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई दिवालिया घोषित कर दिया गया है कि कोई रिसीवर नियुक्त किया गया है या कोई समापक नियुक्त किया गया है, तो उसे जो नियुक्त करने के लिए जितना टाइम लगेगा जिस दिन से वो आवेदन किया और जिस दिन तक वो नियुक्त हुआ, तो कह रहा है नियुक्ति की तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो वो उतना टाइम क्या कर दिया, निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसमें समापक रिसीवर नियुक्त किया गया था, तो उतना टाइम निकाल दिया जाएगा उतना का। ये कह रहा है थर्ड क्लॉज। अब देखते हैं फोर्थ कह रहा है किसी डिग्री के निष्पादन में हुए विक्रय में क्रेता के द्वारा कब्जे के लिए बाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय उपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय पास कराने के लिए कोई कार्रवाई आयोजित की गई थी। तो अब ये कह रहा है किसी डिग्री के निष्पादन में कोई विक्रय में क्रेता द्वारा कब्जे के लिए, अब क्रेता को क्या है, कब्जा दिलाना है, विक्रय हुआ है, कोई डिग्री है उसका निष्पादन कराना है, इन्फोर्समेंट कराना है। अब वो कह रहा है विक्रय किसी ने बेच दी है, विक्रय में के क्रेता द्वारा कब्जे के बाद, अब ये क्रेता ने क्या कर लिया, कब्जा ले लिया, कब्जे के बाद परिसीमा काल की संगणना में उतना समय उपवर्जित कर दिया जाए जिसके दौरान विक्रय पास करने में कोई कार्रवाई अवैध की। अब विक्रय को अपास करने में जितना टाइम लगा था उतना टाइम क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, उपवर्जित कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है क्रेता को कब्जे के लिए बाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय उपवर्जित कर दिया जाएगा जितना विक्रय पास करने में लगा हो, क्योंकि उसने विक्रय तो किया, तो अब क्या कह रहा है, ये जो विक्रय किया उसे क्या करना है, खारिज कराना है, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसे क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। 5 कह रहा है किसी बाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय उपवर्जित कर दिया जाए जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से बाहर रहा। अब कह रहा है उतना टाइम निकाल दिया जाएगा। तो ये कह रहा है किसी बाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय उपवर्जित कर दिया जाए जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से तथा भारत के बाहर के उन राज्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन अनुपस्थित रहा। तो कह रहा उतना टाइम निकाल दिया जाएगा जितने टाइम में वो व्यक्ति भारत से बाहर है। अब जो व्यक्ति भारत से बाहर है उसे कैसे पता चलेगा कि केस करना है या किसी ने उसके ऊपर केस किया है, तो फिर जब वो आ जाएगा तब उसका टाइम शुरू होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कह रहा है, सेक्शन 16 कह रहा है बाद लाने के अधिकार का प्रोद्भूत होने पर या होने से पूर्व मृत्यु हो जाना। कह रहा कोई केस है उसे फाइल करने बाद लाने के अधिकार का
प्रोद्भूत होना मतलब बाद लाने का अधिकार का उत्पन्न होने पर या होने के पूर्व या हो गया है तब क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब क्या प्रभाव होगा। तो ये कह रहा है मतलब ये कह रहा है कोई वादी था, वो बाद ला सकता था, ठीक है, उसका अधिकार उत्पन्न हुआ कि आप बाद ला सकते हैं, पर उसका क्या हुआ, जैसे ही अधिकार हुआ वैसे क्या उसकी मृत्यु होगी, तब क्या प्रभाव होंगे। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज। तो ये कह रहा है जहाँ की कोई व्यक्ति किसी यदि जैसे यदि वह जीवित रहता, और कोई व्यक्ति है जो मर गया है, वो अगर जीवित होता, पास संचित करने या आवेदन करने का अधिकार होता, तो उसका केस करने का क्या होता, अधिकार उत्पन्न हो जाता, अधिकार था उसका, कोई ऐसा कार्य किया गया जिसमें वो मर गया है, अगर वो जिंदा होता तो केस फाइल कर सकता था। उस अधिकार के प्रोद्भूत होने के पहले वो मर जाए, जहाँ की बात संचित करने या आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्रोद्भूत हो, या फिर वो मर गया तब उसे अधिकार मिला, या अधिकार मिला था तैसे ही वो मर गया, वहाँ परिसीमा काल की संगणना में। तो कह रहा परिसीमा काल की संगणना में उतना समय उपवर्जित कर दिया जाएगा जितना उस मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि हो जाए, जो ऐसा बात संचित करने के लिए आवेदन करने के लिए समर्थ हो जाए। तो क्या कह रहा है, उतना टाइम निकाल दिया जाएगा जितना वो मरा था और जो विधिक प्रतिनिधि उसके आए थे, उतना टाइम क्या कर दिया, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई केस है, केस को 3 महीने में करना था, अब क्या हुआ, जिस दिन उसे पता चला कि केस करना था उस दिन वो मर गया, अब 3 महीने में क्या, अब कौन केस फाइल करेगा। तो ये कह रहा है अब क्या हुआ, काफ़ी टाइम बाद 1.5 महीने बाद क्या हुआ, उसके विधिक प्रतिनिधि आए उसके, तो उसने कहा हम केस फाइल करेंगे। तो अब जो 1.5 महीना है, जो विधिक प्रतिनिधि नहीं थे, कोई नहीं था, तब वो टाइम निकाल दिया जाएगा और आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो फिर क्या कह रहा है, जब वो टाइम निकाल दिया जाएगा जिसमें मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए जो ऐसा बात संचित करने या आवेदन करने के लिए समर्थ हो। अब आ रहा है सेकंड कह रहा है जहाँ की कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध यदि वह जीवित रहता तो बात संचित करने या आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत हुआ होता। तो कह रहा है अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बात करने का उसका अधिकार, उस पर अधिकार हो जाता, जहाँ किसी व्यक्ति के विरुद्ध बात संचित करने या आवेदन करने के अधिकार उसकी मृत्यु पर प्रोद्भूत होता। अब ये कह रहा है डिफेंडेंट के बारे में। तो कह रहा है कोई अगर वो व्यक्ति जीवित रहता तो उस पर क्या कहता, कोई दूसरा व्यक्ति उस पर केस कर सकता था, पर क्या हुआ, वो मर गया। तो अब कह रहा है अब क्या करेंगे, तो कह रहा है अब केस करेंगे या नहीं करेंगे। तो कह रहा है वहाँ पर सीमा काल संगणना उस समय की जाएगी जब वह मृतक ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए जिसके विरुद्ध वादी ऐसा बात संचित करने का आवेदन कर सके। तो अब कह रहा है कब केस किया जाएगा, जब उसके विधिक प्रतिनिधि आ जाएंगे जो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, जो मरने वाला व्यक्ति है वो उसका विधिक प्रतिनिधित्व करेंगे, तो तब उस पर विधिक प्रतिनिधि पे केस फाइल कर सकेंगे। तो पहला क्लॉज बता रहा है प्लेंटिव के बारे में। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा था, पहला क्लॉज बताता है 16 का कि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसका मतलब अधिकार उत्पन्न हुआ कि आप केस फाइल कर सकती है, उसे पता चला या उसे पता चलता तब तो वो मर गया, तब उसका केस फाइल कौन करेगा। तो कह रहा है उसका केस वो फाइल करेंगे जो उसके विधिक प्रतिनिधि आएंगे, जो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे वो केस फाइल करेंगे। और जो मरने से विधिक प्रतिनिधि आने में जितना टाइम लगा उतना टाइम निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर पता चले तो उसे 15 दिन में 2 महीने में केस फाइल करना था, 2 महीने में उसके विधिक प्रतिनिधि ही डिसाइड हो पाए कि ये उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ऐसे तो वो टाइम निकल जाएगा, तो केस फाइल नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है जितना मरा था उस दिन से विधिक प्रतिनिधि आएंगे उस दिन तक का टाइम निकाल दिया जाएगा और वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, जिस दिन से विधिक प्रतिनिधि आएंगे उस दिन से टाइम चलना प्रारंभ होगा, ये कह रहा है। ऐसे ही सेकंड कह रहा है डिफेंडेंट के बारे में कि कोई व्यक्ति था जो मर गया, उस पर केस किया जा सकता था, पर क्या हुआ, वो मर गया, या फिर अगर जैसे ही उस पर केस करना था तब मर गया, ये वो मर गया तब पता चला इस पर केस करना था, तो उस पर केस कब करेंगे। तो कह रहा है तब करेंगे जब उसके विधिक प्रतिनिधि आ जाएंगे। ठीक है, अब पता चला कि हमें ये 1 महीने में केस फाइल करना था, अब क्या है, अब उसके वो मर गया, अब किस पे केस फाइल करें यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो जब तक उसके डिसाइड होंगे कि ये विधिक प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तब तक पता चला 1 महीना निकल गया, तो केस कैसे फाइल करेंगे। तो ये कह रहा है जिस दिन से विधिक प्रतिनिधि आएंगे उस दिन से केस फाइल करने का, उसके ऊपर केस फाइल करने का टाइम शुरू होगा। तो ये कह रहा है जिस दिन से वो मरा और जिस दिन से विधिक प्रतिनिधि आए उतना टाइम निकाल दिया जाएगा। अब आ रहे हैं सेक्शन आगे। तो ये कह रहा है कपट या भूल का प्रभाव। तो इसमें ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये इतना कह रहा है सेक्शन 17 कि उस दिन केस फाइल किया जाएगा जिस दिन, कह रहा है जहाँ की किसी ऐसे वादी आवेदन के मामले जिसमें इस अधिनियम द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है और कोई परिसीमा काल दिया गया था, अब कपट या भूल हो गई है तो हम केस फाइल कब करेंगे। तो कह रहा है वह वादी आवेदन प्रतिवादी या प्रतिनिधि है उसके अभिकर्ता कपट पर आधारित है अथवा उस अधिकार या हक ज्ञान जिस पर बाद
या आवेदन आधारित है, किसी पूर्वोक्त व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया है, अथवा वह वादी आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए है, अथवा वादी आवेदन के अधिकार को स्थापित करने के आवश्यक कोई दस्तावेज जिसमें कपट पूर्वक छिपाई गई है, वह परिसीमा काल लिखा चलना तब तक बिना आरंभ न होगा जब जब वादी आवेदक को उस कपट या भूल का पता न चल जाए। तो ये कह रहा है कोई कपट या भूल की गई है किसी के साथ, ठीक है, तो वो कब केस फाइल कर सकेगा, पता चला उसे कपट का पता ही नहीं चला, 3-4 साल निकल गई, तो वो कह रहा कब कपट के लिए तुम केस फाइल कर सकते हो, तो ये कह रहा उस दिन पता कर सकते हो, उस दिन से केस फाइल कर सकते हो जिस दिन से तुम्हें पता चले कि हमारे साथ कपट किया गया है, उस दिन से जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कपट किया गया है उस दिन से आप केस फाइल कर सकते हो, जो टाइम लिमिट दी होगी उस टाइम लिमिट में। ऐसे ही कह रहा है भूल, अब कोई भूल कर दी है, अब उसे पता ही नहीं है कि भूल हो गई है, तो फिर वो केस कब फाइल करेगा, जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसके साथ भूल कर दी गई है या उसने भूल कर दी है, तो जिस दिन पता चलेगा उस दिन से उसका टाइम शुरू होगा केस फाइल करने का। तो ये कह रहा है जब कपट या भूल का जिस दिन से पता चलेगा उस दिन से टाइम चलना शुरू होगा केस फाइल करने का। अब आ जाते हैं 18 कह रहा है लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव, जो कह रहा है लिखकर कोई अभिस्वीकृति की है तब क्या होगा, एक मिनट, एक्नॉलेजमेंट किया है रिटन में, तब क्या होगा, तो कह रहा है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, तो इन राइटिंग किया है तब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कोई अब तुमने स्वीकृति ली है, लिख के दी है कि स्वीकृति ऐसा हम करेंगे, तब तो कह रहा है जहाँ की किसी संपत्ति या अधिकार, या तो कोई संपत्ति से संबंधित है या कोई अधिकार से संबंधित है, वादी आवेदन के लिए विहित काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है, जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता या ऐसे किसी संपत्ति द्वारा जिसमें वह अधिकार या दायित्व व्युत्पन्न करता हस्ताक्षरित है, वहाँ उस समय जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षर की गई थी या नए परिसीमा काल संग्रहित किया जाएगा। तो ये कह रहा है जैसे कोई व्यक्ति है उसे आपने पैसे दे दिए हैं, ठीक है, अब आप कह रहे हैं मेरे पैसे दो, तो आपको केस फाइल करने का 1 महीना दिया गया है, अब वो 1 महीना भी 1 महीने में 20 दिन निकल गए, 1 महीने में 20 दिन निकल गए, अब केस फाइल करना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे उसे रिटन में और उससे कहेंगे आप हमें पैसे दो, तो अगर वो लिख के दे देता है कि हाँ मैं आपके पैसे दूंगा, तो जो आपको टाइम दिया है जैसे 3 महीने का दिया था, 3 महीने में केस फाइल करना था, भले ही 2 महीने निकल गए हैं, अगर वो लिख के आज कह देता है कि मैं हाँ तुम्हारे पैसे लिए मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो उस दिन से फिर 3 महीने या 3 महीने और बढ़ जाएंगे, मतलब 3 साल 3 महीने जो भी टाइम होगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है लिखित अभिस्वीकृति के लिए, तो कह रहा है अगर लिख के कोई ये कह देता है कि हाँ मैं कोई संपत्ति के बारे में या अधिकार के बारे में ये कह देता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, लिख के कह देता है, तो उस दिन से जिस दिन उसने लिख दिया, लिख के एक्नॉलेजमेंट कर लिया है राइटिंग में, तो उस दिन से उसका टाइम लिमिट शुरू हो जाएगी, दोबारा से शुरू हो जाएगी। सेकंड कह रहा है क्लॉज, सेकंड क्लॉज कह रहा है जहाँ की वह लेख जिसमें अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट है बिना तारीख का है, वहाँ उस समय के बारे में जहाँ वह हस्ताक्षरित किया गया था मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट किया गया है उस पर तारीख नहीं है, तो जो उसमें हस्ताक्षर किए गए हैं, हस्ताक्षर किया गया था, मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि वो किस दिन बनाया गया होगा। तो ये कह रहा है, तो लिखित अभिस्वीकृति कह रही कि लिखित अभिस्वीकृति जैसे कोई पैसे वैसे किसी को दे रखे हैं आपने, वो पैसे नहीं दे रहा, अब वो लिख के अभिस्वीकृत कर देता है कि हाँ मैं आपके पैसे दूंगा। अब 3 साल का टाइम था, 3 साल निकल गए, अब 3 साल में 2-3 महीने रह गए हैं, आपने कहा पैसे दो, उसने पैसे दिए नहीं, उसने लिख के दे दिया कि हाँ मैं आपके पैसे दूंगा, मतलब राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट कर लिया। तो फिर अब जिस दिन से उसने किया उस दिन से 3 साल फिर बढ़ गया टाइम, 3 साल तो आप क्या कर सकते हो, आप 3 साल फिर केस कर सकते हो, 3 साल का टाइम बढ़ गया आप पैसे लेने के लिए, ठीक है। ये कह रहा है सेक्शन 18। वैसे ही ये सेक्शन कह रहा है 19। अब ये कह रहा है वहाँ लिख के की थी, यहाँ क्या था, उसने ऋण या वसीयत संपदा का ब्याज लेके या संदाय, अब ये कह रहा है जहाँ के ऋण या वसीयत संपदा या संदाय के लिए या दायी व्यक्ति द्वारा या उसके इस निमित्त समय प्राधिकार अभिकर्ता द्वारा कोई सदस्य ऋण लेख या वसीयत ब्याज लेख विहित काल के अवसान के पूर्व किया जाता है, वहाँ उस समय से जो संदाय किया गया था नया परिसीमा काल संग्रहित हो जाएगा। तो ये कह रहा है वहाँ था एक्नॉलेजमेंट के बारे में था कि उसने राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट कर लिया, और यहाँ क्या है, वहाँ ये कंडीशन वही है जैसे किसी को आपने पैसे वैसे लेने हैं, अब वो उसका टाइम लिमिट खत्म हो रहा है, 3 साल टाइम था उसका खत्म हो रहा है, अब उसने क्या किया 3 साल में 2-3 महीने रह गए, अब आप कह रहे हो कि दे दो, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा टाइम खत्म हो जाए केस फाइल करने का, केस भी नहीं कर पाएंगे, पैसा भी नहीं मिलेंगे। तो अगर वो क्या करता है, वो पैसे तो नहीं देता पर वो ब्याज दे देता है, तो ब्याज जिस दिन देगा उस दिन से या ब्याज दे देता है या उस पैसों को कुछ भाग दे देता है या उस, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर आप
या कोई संपत्ति उसमें से कुछ हिस्सा दे देता है, मतलब कुछ दे देता है, तो उस दिन से आपका टाइम फिर से शुरू हो जाएगा उतना ही जितना दिया गया था पहले। जैसे 3 साल था, 3 साल में 3 साल निकल गई, 2-3 महीने रह गए, उसने क्या किया, आपने ज़्यादा जोड़ दिया तो आपने ब्याज दे दी या कुछ हिस्सा दे दिया पैसों का, तो फिर क्या संपदा को कुछ हिस्सा दे दिया, तो उस दिन से, जिस दिन से उसने संपदा का हिस्सा दिया, उस दिन से उसका नया परिसीमा काल स्टार्ट हो गया। मतलब आप दोबारा से 3 साल फिर बढ़ गए आप केस फाइल करने के। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 20। कह रहा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। तो ये कह रहा है कि धारा 18 या 19 में, ये 18-19 में एक्नोलेजमेंट वाले सेक्शनों में लगेगा। तो कह रहा है सेक्शन 18 या 19 में इस निमित्त समयिक प्राधिकृत अभिकर्ता पद के अंतर्गत नियोक्ता के अधीन व्यक्ति की दशा में उसका विधिपूर्वक संरक्षक। तो कौन कौन विधिपूर्वक संरक्षक, मतलब ये कह रहा है कौन कौन अभिस्वीकृत कर सकता है, मतलब कौन कौन एक्नोलेजमेंट कर सकता है। तो कह रहा है विधिक संरक्षक कर सकता है, सुपुर्दगार कर सकता है, प्रबंधक कर सकता है। अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करके अथवा संदाय करने के लिए संरक्षक, सुपुर्दक, प्रबंधक समग्र रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है, तो ये कह रहा है जो 18-19 में जो अभिस्वीकृति बताई है, वो व्यक्ति ही नहीं कर सकता जिसे वो दिए थे, उसके संरक्षक कर सकते हैं, सुपुर्दगार कर सकते हैं, प्रबंधक कर सकते हैं, और अभिकर्ता कर सकता है हस्ताक्षर करके। तो ये कह रहा है हमारा सेक्शन 20। बस ये इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आगे के सेक्शन हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।